नमस्कार, आप देख रहे हैं STN टुडे। मैं हूं मुकेश। आपका स्वागत है देश प्रदेश में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए सोमवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करें, जिन्हें भाजपा नीति केंद्र सरकार ने लागू किया है। वायनाड जिले के थिक्का इपट्टा के मुत्तिल के बीच 6 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि पूरी दुनिया भारतीय किसानों की परेशानी देख सकती है, लेकिन दिल्ली की सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ पा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पॉप स्टार हैं जो भारतीय किसानों की स्थिति पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को इसमें रुचि नहीं है। उन्हें सरकार को जब तक मजबूर नहीं किया जाएगा वे तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इन तीनों कृषि कानूनों को भारत की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने और पूरा कारोबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि 40 लाख करोड़ रुपए के साथ देश का सबसे बड़ा कारोबार है और इससे करोड़ों भारतीय जुड़े हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है और कुछ लोग इस कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं। दौसा जिले में 10 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार RS पिंकी मीणा को जेल में ही रहना होगा। उनकी जमानत पर सोमवार को हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में सुनवाई होनी थी। सुनवाई से पहले ही पिंकी मीणा के वकील ने जमानत अर्जी वापस ले ली। जानकारों के मुताबिक SCB के चालान पेश करने के बाद ही पिंकी मीणा हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाएगी। 16 फरवरी को पिंकी की शादी जयपुर में हुई थी, जिसके लिए हाई कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने पर 21 फरवरी की शाम पिंकी ने जयपुर महिला जेल में सरेंडर किया था। हाई कोर्ट ने 10 दिन की अंतरिम जमानत देने के साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 22 फरवरी तय की थी, लेकिन जमानत अर्जी वापस लेने के बाद हाई कोर्ट ने यह सुनवाई खारिज कर दी है। इससे पहले RS पुष्कर मित्तल भी अपनी जमानत अर्जी वापस ले चुके हैं। RS पिंकी मीणा पर भारत माला परियोजना में सड़क बनाने वाली एक कंपनी से SDM बांदीकुई पद पर रहते हुए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। कंपनी की शिकायत पर SCB जयपुर की टीम ने 13 जनवरी को SDM दौसा पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। वहीं पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीकर में रविवार को एक परिवार के 4 लोगों ने सामूहिक सुसाइड कर लिया था। सोमवार को 2 चिताओं पर परिवार के 4 सदस्यों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक चिता पर पति पत्नी जबकि दूसरी पर एक साथ दोनों बेटियों का अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि के वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नम आंखों से सब इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हनुमान और उसकी पत्नी तारा ने ऐसा क्यों किया। क्या बेटे का गम इतना गहरा था कि 2 जवान बेटियों तक की फिक्र नहीं की। रविवार को पुरोहित जी ढाणी इलाके में रहने वाले 48 साल के हनुमान प्रसाद सैनी अपनी पत्नी 45 साल की तारा, 2 बेटियों पूजा और अन्नू के साथ घर में फंदे पर लटके मिले। हनुमान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दिवंगत मदन लाल सैनी के भतीजे थे। वह सरकारी स्कूल में 4th क्लास कर्मचारी थे। पत्नी हाउसवाइफ थी। 24 साल की पूजा डेब फर्स्ट ईयर और 22 साल की चीकू डेब सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। उधर घर पर हनुमान की 70 साल की बुजुर्ग मां हैं। महिलाएं उन्हें घेर कर बैठी हैं। रात भर रोते रोते उनकी आंखें पथरा गई। वह रोती हैं और फिर बेहोश हो जाती हैं। वह बार बार हनुमान की पत्नी तारा का नाम लेकर एक ही बात बोल रही हैं, तारा ये तूने क्या कर दिया। वहीं हनुमान के बुजुर्ग पिता रात भर रो रो कर टूट चुके हैं। शमशान स्थल पर भी शांत खड़े रहे। लोग उनको दिलासा दे रहे हैं, लेकिन जवान बेटे बहू और पोतियों की इस तरह मौत का गम उन पर बहुत भारी पड़ रहा है। इस घटना के बाद से पूरे मोहल्ले के लोग सदमे में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर परिवार ने ऐसा क्यों किया। पास में रहने वाले रिश्तेदार और भाइयों के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। मृतक हनुमान के 18 साल के इकलौते बेटे की 27 सितंबर 2020 को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस गम में पूरा परिवार डिप्रेशन में था। शनिवार को घर में एक सुसाइड नोट भी मिला था। इसमें लिखा था कि हम बेटे अमर के बिना जी नहीं सकते। हम भी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। बेटे के बिना दुनिया बेकार है। पुलिस किसी को परेशान न करे। पड़ोसियों ने बताया कि बेटे की मौत के बाद से परिवार तनाव में था।
सिर्फ हनुमान ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकलते थे। उनकी पत्नी और दोनों बेटियां घर के अंदर ही रहती थी। महीनों से वह आसपास के लोगों को नजर नहीं आई थी। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी सोमवार को बहुमत साबित नहीं कर सके और अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा के विशेष सत्र में उन्होंने कहा कि पूर्व एलजी किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की। अगर हमारे विधायक हमारे साथ होते तो सरकार 5 साल चलती। नारायणसामी ने कहा, हमने द्रमुक और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। इसके बाद हमने कई चुनाव देखे। सभी उपचुनाव में हमने जीत दर्ज की। एक बात साफ हो चुकी है, पांडुचेरी के लोगों का हम पर भरोसा है। हाल ही में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार पर संकट के बादल गहरा गए थे। इसके बाद उपराज्यपाल तमिसिलाई सौंदरराजन ने सरकार को बहुमत साबित करने को कहा था। फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही रविवार को कांग्रेस और गठबंधन में शामिल एक विधायक ने और इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई। ए जन कुमार कांग्रेस, ए नमस्सिवम कांग्रेस, मल्लादी कृष्णा राव कांग्रेस, ई थेपयंथन कांग्रेस ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। वहीं रविवार को 2 और विधायकों के लक्ष्मी नारायण कांग्रेस तथा के वेंकटेशन डीएमके के विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया था। इनके अलावा कांग्रेस विधायक एन धनवेलू को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। नमस्सिवम और थेपयंथन भाजपा में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि बाकी नेता भी जल्द ही भाजपा में जा सकते हैं। पांडुचेरी विधानसभा में विश्वास मत के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई है। इस मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पांडुचेरी में अनैतिक तरीके से कांग्रेस सरकार गिराकर बीजेपी ने दिखाया है कि वे सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले वहां उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाने में परेशानियां पैदा की और अब धनबल से सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अब पांडुचेरी में विधायकों को प्रलोभन देकर इस्तीफा दिलवाना भाजपा का गलत तरीके से सत्ता हथियाने का नया तरीका है। उन्होंने राजस्थान में भी अनैतिक तरीकों से सत्ता हथियाने का प्रयास किया, जिसका यहाँ की जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि भाजपा इन तौर तरीकों से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं। आने वाले चुनावों में पांडुचेरी की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईंधन की बढ़ती कीमत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आम आदमी की जेब खाली कर रही है और अपने मित्रों की जेब मुफ्त में भर रही है। गांधी ने ट्वीट किया है कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े, तब यह जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। उन्होंने आगे लिखा कि पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है। आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। गांधी ने अपने ट्वीट में फ्यूल लूट बाय बीजेपी हैशटैग का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल पर अधिक कर लगाकर लोगों को लूटने का आरोप लगाया है और इनकी कीमत कम करने की मांग की है। गौरतलब है कि इससे पहले अखिलेश यादव और कई बड़े विपक्ष के नेता केंद्र सरकार पर निशाना साध चुकी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते भावों के चलते आम जन का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिस पर राहुल ने ट्वीट करके निशाना साधा है। हालांकि सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राहुल का कहना है कि जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े, तब यह जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले वे असम पहुंचे। यहां धेमाजी के सिलपाथर में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। मोदी यहां बोले कि मार्च के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि अब तक चुनाव तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ही करता आया है। ऐसे में मोदी के इस अनुमान ने सियासी चर्चाओं को हवा दे दी। मोदी ने अपने भाषण में कहा, मैं जानता हूं कि अब आप चुनाव का इंतजार कर रहे होंगे। पिछली बार जब चुनाव घोषित हुआ था तो शायद 4 मार्च को इसका ऐलान हुआ था। इस बार भी मैं संभावना देखता हूं कि मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वह करेगा।
लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव घोषणा होने से पहले जितनी बार हो सके असम आ सकूं, बंगाल जा सकूं, केरल जा सकूं, तमिलनाडु जा सकूं, पांडुचेरी जा सकूं। मेरी कोशिश पूरी करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का 2 मार्च तक 5 चुनावी राज्यों का दौरा फिक्स है। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे या आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 27 फरवरी को केरल, 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल, 1 मार्च को तमिलनाडु और 2 मार्च को असम का दौरा करेंगे। इसके बाद 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पार्टी की एक बड़ी जनसभा में शामिल होंगे। इसी दिन पश्चिम बंगाल में भाजपा की 5 परिवर्तन यात्राओं का समापन होगा। मोदी ने असम के बोगाई गांव में इंडियन ऑयल की इंडमैक्स इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक टैंक फार्म और तिनसुकिया के हेबेडा गांव में गैस कंप्रेशर स्टेशन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन किया। साथ ही सुवालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी। दादरा और नागर हवेली से लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर दक्षिण मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए हैं। उनका शव मरीन ड्राइव पर होटल सी ग्रीन में मिला। पुलिस को उस कमरे से गुजराती में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। डेलकर की उम्र 58 साल थी और वह निर्दलीय सांसद थे। वे 1989 में पहली बार सांसद बने थे। तब से अब तक वे 7 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके थे। उन्होंने 1989 से 2004 तक लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। डेलकर के परिवार में पत्नी कलाबेन डेलकर, 2 बच्चे अभिनव और दिविता हैं। डेलकर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके थे। उन्होंने 1991 और 96 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद वे कांग्रेस से अलग हो गए। 1998 के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और जीते। 1999 में उन्हें फिर से एक स्वतंत्र सांसद के रूप में चुना गया। 2004 में उन्होंने भारत नवशक्ति पार्टी नाम से अपनी पार्टी बनाई और केंद्र शासित दादरा और नागर हवेली से सांसद बने। उन्होंने 2009 में कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की थी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। तो ये थी देश प्रदेश की खास खबरें। अब दीजिए मुकेश को इजाजत। STN टुडे टीम की ओर से नमस्कार।